नमस्कार। इस समय हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता हैं नरेश प्रधान। नरेश जी से जानेंगे विधानसभा और लोकसभा की जो तैयारियां हैं उनको लेकर आखिर में इनेलो क्या-क्या रणनीति कर रही है और आगामी जो पहले मैं आपको बताऊं कुछ दिन पहले ही जो रोहतक लोकसभा के जो पूर्व प्रत्याशी रहे या फिर पूर्व सांसद रहे उनके बारे में भी जानेंगे, यहाँ की विधायिका के बारे में भी जानेंगे। जनाब, सबसे पहले किस तरह का ग्राफ आप देखते हैं? लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारियां पूरी तरह से तैयार है हरियाणा। इनेलो की कितनी तैयारियां हैं जनाब? देखिए, इनेलो पार्टी की युद्ध स्तर पर तैयारी है और आज बूथ लेवल तक कार्यकर्ता तैयार किए जा रहे हैं, मेंबरशिप जारी है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ रोज पहले कि आईएनएलडी की बढ़ते जनाधार से और कांग्रेस पार्टी गृह युद्ध से जूझती और खिसकता जनाधार देखकर संघर्ष करने का मादा बचा नहीं और आंसू बहाकर जनता की सहानुभूति लूटना चाहते थे। मैं ये बताना चाहता हूं कि रोना तो हमारे को चाहिए था, क्योंकि जब किसी के साथ विश्वासघात तो होता है ना, वो रोता है। 30 साल, 1.5 सदी और हमारे जीवन का बहुमूल्य समय उनकी मदद करने में, उनका साथ देने में गुजार दिया और बाद में क्या मिला? धोखा, ऊंची दुकान, फीका पकवान। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज आईएनएलडी पार्टी मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में आगे बढ़ रही है और 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और अभय सिंह चौटाला सबल और सक्षम नेतृत्व है और अनुशासित कोई पार्टी है जिसमें अनुशासन को तवज्जो दी जाती है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। और अनुशासनहीन और अपनों को ही जो नीचा दिखाने में और अपनों का ही गला काटने में और अपनी ही पार्टी को हरवाने में एक ऐसा नेता कांग्रेस पार्टी में सक्रिय है जो खेल के मैदान में जब मुकाबला बराबर का होता है तो वो अपनी ही टीम को गोल कर देता है और अपनी टीम को हरवाने का काम करता है। तो आज हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारी खाप की सरदारी, गुड़िया खाप की सरदारी ने और बादली विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं ने हमारे को जो सिखाया है, जो संस्कार दिए हैं, उन्होंने ये सिखाया है। और बचपन से ही मैं 7वीं क्लास में हरियाणा स्टेट खेल रहा था। फुटबॉल का ही शौक है मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में, और फुटबॉल के ही खिलाड़ी वहां पैदा होते हैं। और अब भी सैकड़ों प्रतिभाएं क्लबों में खेल रहे हैं, विदेशों तक चले गए हैं बादली के बच्चे। तो हमारे जो कोच साहिबान थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो गुरु थे, हमारे जो माता पिता का भी गुरु से बड़ा दर्जा होता है, तो उन्होंने और क्षेत्र के बुजुर्गों ने हमारे को ये ही सिखाया है कि खेल के मैदान में हार जीत चलती रहती है लेकिन संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। झज्जर की विधायक जी। जब बराबर की टीम गोल हो जाता है तो अगर खिलाड़ी ग्राउंड में बैठकर रोने पड़ जाएंगे तो प्रतिद्वंदी टीम तो और गोल करेगी और वो सम्मानजनक हार की बजाय अपमानजनक हार हो जाएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया और कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं, अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाएगी, लिस्ट खत्म नहीं होगी। और कांग्रेस अब देखो आप दरक रही है, टूट रही है, खिसक रहा है जनाधार। नेता, बड़े बड़े नेता जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के नाम कर रखा था, वो रोहतक जैसे क्षेत्र से, पार्लियामेंट क्षेत्र से जा रहे हैं और उनकी अनदेखी हो रही थी। कांग्रेस पार्टी के मजबूत नेता है, वो दिन में तारे दिखाने का काम करेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो फितरत है, हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि इनकी धोखाधड़ी के सामने अगर हम रोते तो रो रो कर पूरे जहां को भिगो देते। पर हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, रोने की हमारे को आदत नहीं है। हमारी टीम जब खेल के मैदान में उतरती थी तो गोल भी हो जाता था तो हम और हिम्मत और एनर्जी के साथ जनता को उस गोल को उतारते थे और दूसरी टीम को पराजित, हार दिखाने का काम करते थे। जनता जनता ने हराया है जनाब, तो जनता ने कोई कमी देखी तो हराया होगा। अगर आप रोने से अगर वो जीतते तो काम कराएं। उनको लगा कि जाहिर सी बात है, जब जब तक वो सांसद रहे उन्होंने काम नहीं कराया। आज भी झज्जर की जनता या रोहतक लोकसभा की जनता तो ये कहती है कि अगर काम कराते तो जिता दे। अरविंद शर्मा अगर जीत के आए हैं और उनको वो जो मैंडेट मिला है, इसका मतलब जनता के जो वोट है उनको कहीं ना कहीं वो धोखेबाज कह रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ छल हुआ है। यानी रोहतक लोकसभा जिसने वोट दिया है उनको छलिया वो कह रहे हैं। और देखिए, ये तो पाप करे तो भी धर्म बताते हैं
और लोग जो धर्म करते हैं उसको पाप में गिनते हैं। हराया तो चौधरी देवीलाल को तो 383 वोटों से 9,000 से आगे चल रहा था, और उस काउंटिंग बूथ में बहादुरगढ़ से हम सीधे रोहतक चले गए थे, और हमारे पास पास था। पास देखते दिए, कोई देखता नहीं था बहादुरगढ़ का, झज्जर का, तो हम काउंटिंग में वो पास देखा और अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि काउंटिंग एजेंट का पास था। उस पर कोई नु देखने की इतना समय ही नहीं था कि ये पास बहादुरगढ़ का है या रोहतक वालों का। तो हम अंदर ही थे, और एक दूसरे को रिलीव भी करना पड़ता है, किसी को बाथरूम जाना है। तो रात तक वो काउंटिंग हुई थी, और चौधरी देवीलाल जननायक 9,000 से आगे चल रहे थे, और पता ना कहां से ऑर्डर आया और डीसी आया, काउंटिंग पूरी, और 383 वोटों से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत गए। जैसे कर्म करोगे वैसे जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने भी सीनियर लीडर थे, जिन्होंने संघर्ष के बलबूते पे, कांग्रेस पार्टी का राज होता था चौधरी भजनलाल का, लेकिन हम विपक्षी ही भूमिका में थे, हम विपक्ष में ही थे। क्यों? कि जब भी कांग्रेस पार्टी में धड़ेबाजी थी, और एक धड़ा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था, और दूसरा धड़ा चौधरी भजनलाल का था, वो सत्ता में थे, और वो उस टाइम उतार चढ़ाव चलते रहते, मजबूत था। और ये कहीं 3 महीना 13 में जीत जाने से नेता नहीं बनता। लेकिन यहाँ की जो स्थानीय राजनीति है ना, बड़े बड़े योद्धा नेता, मैं संकोच नहीं करूंगा, लेकिन मैं जिसके साथ उसका पक्का हूं, लेकिन सच्चाई से मैं कभी मुंह नहीं मोड़ता। डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान योद्धा नेता था, उसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हाथ मिलाया और इसकी मदद की, और इसका टेम्पो बना, लीडरशिप इसकी तय हुई कि भी बड़े बड़े जो योद्धा लीडर हैं इस क्षेत्र के, हरियाणा प्रदेश के, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ रहे। आनंद सिंह डांगी जी आए, उन्होंने इसका साथ दिया और त्याग और बलिदान का परिचय दिया, और सबसे बड़ा परोपकार और एहसान इनके ऊपर और त्याग और बलिदान, श्री कृष्ण हुड्डा जी आए, और उन्होंने अपनी सीट त्याग के, और मात्र 5800 वोटों से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते थे। और श्री कृष्ण हुड्डा अगर साथ नहीं देते तो वही राजनीति लैप्स हो जानी थी। उनको दरकिनार लेकिन जिन लोगों ने इनका साथ दिया, इन्होंने उतना ही उससे ज्यादा नाप के 10 गुना धोखा देने का काम किया। ये तो कई 3 महीने 13 महीने आज जो कांग्रेस पार्टी के नेता बने हुए घूम रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि संघर्ष के टाइम में ये नेता थे ही नहीं, ये लीडर थे ही नहीं, ये राजनीति में ही नहीं थे, तो ये संघर्ष के टाइम में इन्होंने कहा। आज ये तो कांग्रेस पार्टी के मालिक हो रहे हैं, पट्टेदार हो रहे हैं, और जो मूल रूप से जो विश्वेदार थे उनको इन्होंने बेदखल कर दिया, तो इनकी आज्ञा तो आनी ही थी। झज्जर की विधायक गीता भुक्कल के आंसू को आप किस तरह देखते नहीं, वो तो फुल फुल आक्रामक रवैया अपनाएगी, और जब गिर जाएगी ना, या तो रोने लग जाएगी या दलित होने का दम भरेगी। तो खेल के मैदान में जात पात के लिए जगह नहीं है। अच्छे खिलाड़ी दूसरे से बॉल छीन के भी गोल कर देते हैं। तो हमारे को शायद इतना बड़ा धोखा दिया था इन्होंने, राजनीति समेट कर धर दी थी। लेकिन आज मजबूत पार्टी का मंच, मजबूत नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला, और मैंने देखा, मैं चाहता था मैंने मदद तो विधानसभा में, लोकसभा में तो हमने दीपेंद्र की मदद करी दीन और ईमान धर्म से, बिल्कुल। और विधानसभा में ओम प्रकाश धनखड़ की मदद की, जब इन्होंने टिकट काट दिया 30 साल के कार्यकर्ता का। और हम ये जो नेता हैं जिन्होंने इसको मजबूत किया, ये 4-5 स्तंभ नेताएं थे जब इसका राजनीतिक टेम्पो बना था। आज ये इतरा रहे, तो त्याग और बलिदान अगर किसी ने किया तो रोहतक जिले के जो सीनियर लीडरशिप है ना, उसने किया। कैसे किया? कि दूसरी बार 40 सीट आई, ये बीजेपी को कहते हैं ये खरीद फरोख्त की सरकार है, इन्होंने खुद खरीद फरोख्त की सरकार बनी। और जो इन्होंने खरीदे हुए, जो खरीदे हुए, इनको होना तो चाहिए था गुलाम इनके, लेकिन उनको उनको लीडरशिप की व्यक्तिगत नहीं, उनको इन्होंने लीडरशिप दे दी। और जो ये नेता है ना जिनका मैं त्याग और बलिदान और इसको मजबूत किया, और वो बहुत बड़ी लीडरशिप के साथ काम कर रहे थे जननायक चौधरी देवीलाल के, और वहां तो वे कैबिनेट के मंत्री थे, और यहाँ आके इनको महिमा मंडित और ताली बजा के, और उन्होंने छाती में मुक्का मारा कि हमारा एक एजेंडा था कि हम रोहतक जिले की चौधरी लेंगे। और आज अगर हम, हमारा एजेंडा तो पूरा हो गया, लेकिन हमारे को त्याग और बलिदान का, हमारे को एजेंडा है ये, हमारे को त्याग और बलिदान करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरी प्लान में सरकार चलानी थी, और खरीद फरोख्त के लोगों ने मंत्री पद हासिल किए, और जो स्तंभ थे जिनकी मुख्य रूप से हुड्डा को मजबूत करने में
और चौधरी लाने में राज बनाने में भूमिका थी, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने त्याग और बलिदान का परिचय दिया, उनको इन्होंने बार बार समेटने की कोशिश की। वो सीनियर लीडर थे, कुछ इनके काबू में आ गए, कुछ इनके काबू में नहीं आए। तो पहले वो इनको महिमा मंडित करते थे, आज ये उनको महिमा मंडित करते हैं। आज इतना इतना जो बदलाव आया है, वो हमारी बेबाक तरीके से इंटरव्यू देने से, और काफी पहले ये पाइप गार्ड रखे थे, पिता पुत्र जनता से जो पब्लिक डीलिंग करते थे, कैदियों की तरह करते थे। इनकी कोठी बदली हुई तो फिर पाइप आगे थे। तो इन्होंने कहा उनको, ये वापस उठाओ, ये वो नालायक यार हमारे को बसने नहीं देता, बता रहे। तो हकीकत बताना, अगर पाप है तो ये पाप मैं बार बार करूंगा। इनको सारा खोपर बैठाकर ताज दिया हरियाणा प्रदेश का, पिता पुत्र को अपार जन समर्थन दिया जनता ने, और ये उन लोगों को पाइपों में खड़े करते थे, जैसे कैदियों से मिलते हो ऐसे मिलते थे। तो वो भी हमने पढ़वाने का काम किया है, और बहुत सारे इनको समय समय पर हम। लास्ट सवाल है कि क्या रोहतक की जनता इन आंसुओं के बहाव में आएगी, या जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चल चल रही है, आप जैसे बता रहे हैं पिता पुत्र की जोड़ी, तो उनमें क्या भावनात्मक अपील का असर होगा जनाब? देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार हमने भी खूब धुआंधार प्रचार किया, मैं दीपेंद्र, और बता रहे थे अमेरिका जाएगा और ऑपरेशन होगा, और जीतती है 5 दिन बाद में कमर की पट्टी खोल के, और जनता के बीच में आ गया था। वो सारे स्टंट थे, वो सारे। काट की हांडी एक बार चढ़ चुकी, बार बार नहीं चढ़ेगी। इन आंसुओं से ये है कि बगैर खेले टीम हार मान रही है और वॉक ओवर दे रही है। ये हार के चिन्ह है और हार के लक्षण है, और इन्होंने तो बगैर खेले ही हार मान ली। जय हिंद। ये थे हमारे साथ में नरेश प्रधान। उन्होंने कहा कि जो लोग जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। उन्होंने जैसे चौधरी देवीलाल के बारे में बात कही कि 9,000 वोटों से वो आगे चल रहे थे और लगातार वो आगे थे और जीतते भी, और उसके बाद में जो धोखा हुआ वो सभी ने देखा, और उन्होंने कहा उसी का कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने जो फल दिया, और आज जो आंसू है तो जाहिर सी बात है वो सरेंडर कर चुके हैं, और जनता भी ये बता चुकी है कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। बात करने के लिए शुक्रिया।